भारतीय विजन क्लासेस पर सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। सभी साथी क्लास से जुड़ जाएंगे क्योंकि यह टेस्ट क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एमपी टेट, जेएसएससी, बीपीएससी, जेटेट, एस्टेट यानी सभी के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास से एमसीक्यू 2 है। पहला वीडियो कल आया था क्योंकि कल से ही हम प्रारंभ किए हैं प्रतिदिन रात्रि 8 बजे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज। अभी हम आदिकाल से 1000 प्रश्नों को पार्ट बाय पार्ट देखेंगे यानी संपूर्ण हिंदी साहित्य का निचोड़ आपको यहाँ मिलने वाला है। यानी आपको टेस्ट के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी तैयारी को यहाँ जांचेंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। जो साथी अभी तक भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें क्योंकि यहाँ प्रतिदिन रात्रि 8 बजे आपको 50 प्रश्नों का महत्वपूर्ण सीरीज देखने को मिलेंगे, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो भी पार्ट बाय पार्ट। यानी ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ से नहीं, आपको प्रारंभ से लेकर अंत तक संपूर्ण हिंदी साहित्य से एमसीक्यू टेस्ट देखने को मिलेंगे। कल हम एमसीक्यू 1 लेकर आए थे आदिकाल पार्ट 1 जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे। आज फिर से पुनः 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए प्रारंभ करते हैं। आपके सामने प्रश्न है, न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर कोई दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और न ही उसे छोड़कर यह कथन किसका है। यानी यह कथन है, न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और न उसे छोड़कर, यह कथन किसका है। बच्चन सिंह का, राम कुमार वर्मा का, नामवर सिंह का या राम स्वरूप चतुर्वेदी का। यह कथन किनका है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये बच्चन सिंह जी का है। किनका है? बच्चन सिंह जी का है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने या भारतेंदु हरिश्चंद्रन में। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कह सकता। देखिए ऊपर था पुरानी हिंदी किसने कहा, यहाँ है अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कह सकता। यह कथन किसका है? यानी किस विद्वान ने कहा है कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कह सकता? रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। तो क्या आंसर होगा बताइए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कह सकता। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर या गारसा द तासी। तो हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं कौन है आप बताइए? बहुत ही आसान प्रश्न है लेकिन बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा में यह पूछा जाता है। तो हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार जो हैं वो गारसा द तासी हैं। कौन है? गारसा द तासी हैं। इनका इतिहास ग्रंथ का क्या नाम था बताइए? तो इस्तवार द ला लिटरेच्यूर इंडोये हिंदुस्तानी। जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने का इनका श्रेय है। इन्होंने इसके 2 खंड में इसका प्रकाशन था। प्रथम खंड 1839 और द्वितीय खंड 1846 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, शिक्षित जनता के प्रवृत्तियों के अनुसार होने वाले परिवर्तन के आधार पर साहित्यिक रचनाओं का पहली बार काल विभाजन कब हुआ? यानी शिक्षित जनता के प्रवृत्तियों के अनुसार, याद रखिएगा प्रवृत्तियों के अनुसार जब भी चर्चा हो जाए तो आपका सीधा सीधी आंसर रामचंद्र शुक्ल जी का होगा। तो रामचंद्र शुक्ल जी का जो साहित्यिक इतिहास ग्रंथ था जिसमें काल विभाजन किया गया था, उसका रचना काल तो आप जानते 1929। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 1929। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित साहित्य इतिहास ग्रंथों का सही अनुक्रम है। यहाँ जितने भी साहित्य इतिहास ग्रंथ हैं इनका प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सम्मेलन करना है सही अनुक्रम। तो आप ही बताइए कौन होगा। यहाँ है ऑप्शन में शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का विमर्श या भाषा काव्य संग्रह। तो बताइए इसमें क्या होगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है इसका और भी ऑप्शन है, यहाँ भी ऑप्शन को देख लें। यहाँ देखिए भाषा काव्य संग्रह, शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का विमर्श। तो शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, इससे पहले तो ये आया है और इससे पहले भाषा काव्य संग्रह आया है। भाषा काव्य संग्रह जो है महेश चंद्र शुक्ल जी का है, जिसका रचना काल 1873 है। कितना है 1873। शिव सिंह सरोज का कितना है 1883। मिश्र बंधु विनोद का कितना है तो इसका 1913-1934 है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है मिलान वाला। इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर यूजीसी नेट। इसके अलावा अब तो सभी प्रतियोगी परीक्षा में जो है मिलान वाला जो है बहुत सारा मिलने लगा है, तो सभी के लिए क्लास महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न है अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। इस मत के समर्थक है कौन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। यहाँ देखिए यहाँ पर पुरानी हिंदी के समर्थक तो ये है राहुल सांकृत्यायन का भी पुरानी हिंदी से जुड़ाव है, रामचंद्र शुक्ल जी का भी पुरानी हिंदी से जुड़ाव है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अपभ्रंश हिंदी नहीं है, ये उन्हीं ने कहा था ना। तो ये तीनों का इससे संबंध है पुरानी हिंदी से। तो यहाँ ऑप्शन में देखना है 1, 2, 4, 1, 2, 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 1 यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किसका है। रामचंद्र शुक्ल जी का है, राहुल सांकृत्यायन का है, रामविलास शर्मा का है या चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। तो इसका सही आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का ये कथन है। अगला प्रश्न है आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ली गई हैं क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत मानी जाती रही। यह कथन किसका है। अपभ्रंश के भीतर आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की पुरानी रचनाएं भी ली गई हैं क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत मानी जाती रही है। यह कथन किस विद्वान का है। रामचंद्र शुक्ल जी का, राहुल सांकृत्यायन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या राम स्वरूप चतुर्वेदी का। तो इसका आंसर सही क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल जी का, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत सारा कथन प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिद्धों की उद्धत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। यह कथन किसका है। सिद्धों की उद्धत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। यह कथन किनका है। चंद्रधर गुलेरी का, रामचंद्र शुक्ल का, राहुल सांकृत्यायन का या रामविलास शर्मा का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत सारा कथन अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कलिकाल सर्वज्ञ उपनाम से प्रसिद्ध कौन थे, यानी किस इनमें से किस कवि को कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया है। लक्ष्मीधर, चतुर्मुख, आचार्य हेमचंद्र या अब्दुल रहमान। तो कलिकाल सर्वज्ञ किनको कहा गया है तो आचार्य हेमचंद्र को कहा गया है। किनको कहा गया है आचार्य हेमचंद्र को कहा गया है। अगला प्रश्न है अपभ्रंश के मुख्य तीन बंद हैं। दोहा बंद, चौपाई बंद, पधड़िया बंद, गे पद बंद। तो देखिए चौपाई बंद की चर्चा अपभ्रंश में नहीं है। तो 1, 3, 4
134, मेरा ऑप्शन कहाँ है 134, ये मेरा सही आंसर है। यानी अपभ्रंश में 3 मुख्य बंद थे, दोहा बंद, पधड़िया बंद और गेयपद बंद। चौपाई बंद अपभ्रंश में नहीं है। अगला, इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? अपभ्रंश में अब्दुल रहमान नामक 11वीं शताब्दी के कवि का लिखा हुआ एक विरह व्यापक रासक ग्रंथ मिला है। हिंदी साहित्य के परवर्ती साहित्य में रासो जाति का अनेक गेय काव्य मिलते हैं। तीसरा है, रासक एक छंद का नाम भी है। शुरू में इस श्रेणी की रचनाओं में रासक छंद का प्राधान्य होता था। या पृथ्वीराज रासो रासक छंद का प्रयोग सर्वाधिक है। इनमें से कौन सा सही है? सही विकल्प को छांटना है। तो यहाँ देखिए, पहला विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, दूसरा विकल्प भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखते हैं, तो तीसरा विकल्प भी लगता है जहाँ तक हमें सही ही है। पृथ्वीराज रासो रासक छंद का प्रयोग हुआ है, इसमें थोड़ा डाउट है, यानी रासक छंद का इसमें प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो में वीरता का वर्णन है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज रासो में रासो शब्द का रासक छंद का प्रयोग सर्वाधिक ना होकर कम प्रयोग हुआ है। कम प्रयोग हुआ है, किसमें ज़्यादा प्रयोग हुआ है? तो संदेश रासक में ज़्यादा प्रयोग हुआ है। तो ये ऑप्शन गलत है, बाकी सही है। तो 1 2 3 इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश के लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। यह कथन किसका है? यह कथन तो सब कोई जानते, बहुत ही प्रचलित रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है और ये सभी लोग जानते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल जी का। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का, कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछ चुका है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। सही कथन को हमें चुनना है। हिंदी साहित्य परंपरा के पहले कवि सरहप्पा भोग में निर्वाण या काया में तीर्थ देखते हैं। दूसरा कथन है, चंदबरदाई और विद्यापति क्रमशः वीर और श्रृंगार तथा भक्ति और श्रृंगार के समरस करते हैं। तीसरा है, नाथ परंपरा योगियों को राजा बनाती चलती है। चौथा है, जैन कवियों का दृष्टिकोण सीधा सरल है, जो अपनी धर्म साधना में किसी अन्य तत्व को नहीं मिलाते। तो 4 विकल्प है। अब इन 4 विकल्प का कूट भी दिया हुआ है, क्योंकि देखते होंगे यूजीसी नेट अब तो सभी प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रकार का कूट देखने को मिलता है। तो इसमें मिलाएंगे, पहला बिल्कुल सही है, दूसरा ये भी सही है, तीसरा नाथ परंपरा में योगियों को राजा बनाती चलती है, ये सही नहीं है, चौथा सही है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? 1 2 4 1 2 4। ये 1 2 4 जो है इसका सही विकल्प है, यानी पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा चौथा विकल्प क्या था? सही था। अगला प्रश्न है, धर्म और ऐहिकता, वीर और श्रृंगार, भक्ति और श्रृंगार के द्वंद्व में ही सिद्धनाथों की बानियां विविध रासों काव्य और विद्यापति के पद जन्मते हैं। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का या राम स्वरूप चतुर्वेदी का? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सही क्या होगा? तो डी, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने ऐसा कहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है, तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। यह कथन किसका है? यानी कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है, तो साहित्य
कि इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। यह कथन किनका है? तो यह कथन किनका है? तो यह भी कथन राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का ही है। अगला प्रश्न है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आ सकते। यह विचार किनका है? तो यह विचार सभी लोग जानते हैं। यह अक्सर सिद्ध और योगी पर आलोचना करने वाले विद्वान सबसे प्रसिद्ध हैं रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई, 85 अपभ्रंश में लिखी गई, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई या तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। यहाँ क्वेश्चन है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई या 85 अपभ्रंश में लिखी गई, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई या तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न जो है दोहा से जुड़ा हुआ है। घोर अंगारे चंदमणि जिमी जिमी उजो करई परम महासुख सुह एकु कने दुरई अशेष हरई। उपर्युक्त दोहे में महासुख का संबंध किस किस से है? महासुख का तत्सम रूप है। महासुख ब्रजयानियों का परिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है या महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। इसमें सही आंसर को हमको छांटना है। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव सही है। अब महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है, यह गलत कथन है क्योंकि महासुख निर्वाण प्राप्ति में कोई बाधक नहीं है। तो 1 2 3 कहाँ मेरा ऑप्शन है? तो मेरा ऑप्शन है 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी। अक्सर ऐसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछते हैं, विद्यार्थियों से यही गलतियां हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा का क्या अभिप्राय है? सिद्ध हेतु आसन का एक रूप, सिद्धि हेतु की जाने वाली क्रिया, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग या सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री से विरिक्ति। तो आपको पता है सिद्धों में महामुद्रा का अर्थ क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न था। तो इसमें स्त्री संसर्ग को इससे जोड़ा गया है। जब सिद्ध साहित्य आप पढ़िएगा, सिद्धों के बारे में पढ़िएगा तो महामुद्रा शब्द आएगा, वो किस लिए था? तो स्त्री संसर्ग, ये शब्द प्रचलित था स्त्री संसर्ग से। अगला प्रश्न है, ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा? पहली शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 11वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण किसकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया? बहुत आसान प्रश्न है और इसका सही जवाब है सिद्ध साहित्य ना, सिद्धों का भाषा संध्या भाषा था। कहीं संध्या मिलेगा, कहीं संध्या मिलेगा। अब काल क्रम की दृष्टि से आदिकालीन कवियों का सही अनुक्रम है हेमचंद्र, सरहप्पा, पुष्पदंत, अवधमान, जिसे अब्दुल रहमान भी कहते हैं। सरहप्पा, पुष्पदंत, अवधमान, हेमचंद्र, पुष्पदंत, अवधमान, हेमचंद्र, सरहप्पा, अवधमान, हेमचंद्र, सरहप्पा, पुष्पदंत। तो सबसे पहले कौन होंगे? दिमाग लगाइए, बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले कौन होंगे? सबसे पहले सबको पता है हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा माने जाते हैं, तो सबसे पहले यही आएंगे सरहप्पा। अब सरहप्पा के बाद देखिए इधर कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहले सरहप्पा, फिर पुष्पदंत, उसके बाद अब्दुल रहमान, फिर हेमचंद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पंक्ति है, पंडित सवल सत बखानी
नो लख पतारी आके नाचे, 12 बरिस ले कुकर जीवे, बजे घोर निशान चहु चहो दिसी, चहुआन चहो दिसी। अब यहाँ देखिए सबसे पहले जो जानते हैं उसको देखिए, आसान वाला पहले आपको मिला लेते हैं। तो 12 बरस ले कुकर जीवे, 12 बरस ले कुकर जीवे किनका है, तो जगनिक का है, प्रसिद्ध है। तो ये तो जगनिक से हो गया, यानी इसका क्या हो जाएगा, पांचवा। उसके बाद पंडित सयल सत्य बखा नहीं, पंडित सयल सत्य बखा नहीं। अब पंडित का बात है तो सरहप्पा का हो गया, तो इनका क्या हो गया, ये का तीसरा। आगे 9 लख पात्री आवे नाचे, 9 लख पात्री आवे नाचे, 9 लख पात्री आवे नाचे। तो ये किनका है, तो गोरखनाथ से इनका संबंध है। तो ये क्या हो गया, ये गोरखनाथ का क्या हो गया, 1। इसका क्या हो जाएगा, 1। तो मेरा कुल मिलाकर कैसे चलेगा, ये का तीसरा, बी का पहला, सी का पांचवा और डी का बच गया ना। तो ये तीनों मिलाएंगे तो चौथा अपने आप मिल जाएगा। अब यहाँ ऑप्शन मिलाते हैं। ये का क्या बोले थे, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये का तीसरा, बी का बोले थे 9 लख पतरी ना आवे आगे नाचे, आगे नाचे, नाचने वाला किन के लिए था, गोरखनाथ। तो तीसरा पहला, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी। अक्सर ये सही प्रश्न परीक्षा में आते हैं और कंफ्यूजन होता है। तो साथ अगला प्रश्न है, अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्वयंभू, बी पुष्पदंत, सी रहमान, डी जो इंदु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पुष्पदंत। अगला प्रश्न है, पउम चरेयू में कितने कांड हैं? पउम चरेयू में कितने कांड हैं? ऑप्शन नंबर ये है 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसका सही आंसर है पउम चरेयू में 5 कांड हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कांड पउम चरेयू में नहीं है? कौन सा कांड पउम चरेयू में नहीं है? ऑप्शन ए है विद्याधर कांड, बी अयोध्या कांड, सी परशु कांड, डी सुंदर कांड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी परशु कांड। सबको पता है कि पउम चरेयू में कितने कांड हैं, 5 कांड हैं। वो 5 कांड कौन कौन से हैं? तो पहला कांड है विद्याधर कांड, दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा है सुंदर कांड, चौथा है बुद्ध कांड और पांचवा है उत्तर कांड। पउम चरेयू किनकी रचना है? तो स्वयंभू की रचना है। अगला प्रश्न है, पउम चरेयू में कितनी संधियां हैं? ऑप्शन ए है 90, बी है 83, सी है 82, डी है 85। तो पउम चरेयू की संपूर्ण रचना में 90 संधियां हैं। जब स्वयंभू ने पउम चरेयू की रचना की थी तो उन्होंने इसमें 83 संधियां जोड़ी थी। तो उनके पुत्र त्रिभुवन ने पउम चरेयू में 7 संधियां और जोड़कर इसे पूर्ण कर दी। तो इसमें कुल संधियों की संख्या कितनी होगी? 90। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है? ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी है बच्चन सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कवि पहले शैव था लेकिन आश्रयदाताओं के अनुरोध से जैन बन गया? ऑप्शन नंबर ए है पुष्पदंत, बी स्वयंभू, सी रहमान, डी राम सिंह। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए पुष्पदंत। पुष्पदंत क्या थे? पहले शैव थे, बाद में वे क्या हो गए? जैन बन गए। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के चिंतन पक्ष की कौन शाखा थी? बौद्ध धर्म के चिंतन पक्ष की कौन शाखा थी? ये महायान, बी हीनयान, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हीनयान। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रक्रम में विभाजित किया है।
तो दूसरे प्रक्रम का क्या नाम रखा था? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में विभाजित किया, तो उन्होंने दूसरे प्रकरण का क्या नाम रखा था? ऑप्शन ए है अपभ्रंश, बी वीरगाथा काल, सी रासो काव्य, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश काव्य। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तीसरे प्रकरण का क्या नाम रखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तीसरे प्रकरण का क्या नाम रखा था? ऑप्शन ए है अपभ्रंश काव्य, बी फुटकल काव्य, सी वीरगाथा काल, डी सिद्ध काव्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वीरगाथा काल। उन्होंने तीसरे प्रकरण का क्या नाम रखा था? वीरगाथा काल। अगला प्रश्न है, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता था। यह कथन किनका है? फिर से सुनिए, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दुहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का यह कथन किनका है? ऑप्शन नंबर ये है डॉक्टर नगेंद्र, बी सुरेंद्र वर्मा, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यह कथन किनका है? तो सबसे प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, बालचंद बिज्जावई भाषा दोहु नाही, लगई दुज्जन हासा। बालचंद बिज्जावई भाषा दोहु नहीं, लगई दुज्जन हासा। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी विद्यापति, सी स्वयंभू, डी सरहप्पा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विद्यापति। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अगला प्रश्न है, अक्षर द्विकोपदेश किनकी रचना है? अक्षर द्विकोपदेश किनकी रचना है? ऑप्शन ए है डोम्भिपा, बी है सरहप्पा, सी है स्वयंभू, डी है रहमान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये डोम्भिपा का रचना है। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठता और महत्व के आधार पर किस सिद्ध का प्रथम स्थान है? यानी श्रेष्ठता और महत्व के आधार पर किस सिद्ध का प्रथम स्थान है? यानी 84 सिद्धों में कौन सा सिद्ध सबसे बुद्धिमान था, है ना? और कौन सा सिद्ध को सबसे अधिक श्रेष्ठता मिली? ऑप्शन नंबर ए है सरहप्पा। तो सबको पता है सरहप्पा पहले सिद्ध हैं, परंतु श्रेष्ठता और महत्व के आधार पर वे नहीं है। दूसरा सबरप्पा, कन्हप्पा, लुइप्पा। तो 84 सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ कौन थे? तो 84 सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ लुइप्पा थे। अगला प्रश्न है, बौद्धगान ओ दुहा किस भाषा में लिखा गया है? बौद्धगान ओ दुहा किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए है हिंदी, बी है अपभ्रंश, सी है बंगला और डी है प्राकृत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बंगला। अगला प्रश्न है, बौद्धगान ओ दुहा के रचनाकार कौन है? बौद्धगान ओ दुहा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है हरप्रसाद शास्त्री, बी है हरिप्रसाद द्विवेदी, सी है प्रबोध चंद बागाची और डी है रहमान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरप्रसाद शास्त्री। यानी बौद्धगान ओ दुहा के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो हरप्रसाद शास्त्री हैं। अब बताइए बौद्धगान ओ दुहा किस भाषा में है? तो बंगला भाषा में है। अगला प्रश्न है, किस कवि को राहुल भद्र कहा जाता है? यानी इनमें से कौन से कवि हैं जिनको राहुल भद्र से के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ये है स्वयंभू, बी है सरहप्पा, सी है रहमान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सरहप्पा को राहुल भद्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
दोहा कोश किसकी रचना है? ये VVI क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है। दोहा कोश किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ये है नागार्जुन, बी सरहपा, सी भटकेदार, डी मधुकर कवि। तो सबको पता है कि 84 सिद्धों में पहले सिद्ध कौन थे? सरहप्पा। और दोहा कोश इनका प्रसिद्ध रचना है। तो दोहा कोश किनकी रचना है? तो सरहप्पा का है। अगला प्रश्न है, किसे सरोज वज्र के नाम से जाना जाता है? यानी इनमें से कौन से कवि हैं जिन्हें सरोज वज्र के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ये है सरहप्पा, बी स्वयंभू, सी लोईपा, डी मुनीराम सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। ऑप्शन नंबर ये सरहप्पा। सरहप्पा को सरोज वज्र भी कहा जाता है। अब बताइए सरहप्पा 84 सिद्धों में कितवें स्थान पर थे? तो इनका जो स्थान था पहला, यानी पहले सिद्ध कवि थे। और बताइए इनसे और क्वेश्चन क्या आते हैं? हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा ही माने जाते हैं। अब बताइए इनको हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य में किस रस की प्रधानता रही है? सिद्ध साहित्य में किस रस की प्रधानता रही है? ऑप्शन नंबर ये है वीर, बी है श्रृंगार, सी है शांत, डी है भयानक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिद्ध साहित्य में शांत रस की प्रधानता रही है। कैसे याद करना है? स से सिद्ध, स से शांत, है ना। सिद्ध शांत, देखिए दोनों स से है, तो ऐसे याद रखना है। सिद्ध साहित्य में शांत रस की प्रधानता रही है। अगला प्रश्न है, जसहर चरित्र के लेखक कौन हैं? जसहर चरित्र के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ये है पुष्पदंत, बी स्वयंभू, सी सरहप्पा, डी रहमान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये जसहर चरित्र, यानी जसहर चरित्र को जसहर चरेऊ भी कहा जाता है। तो बहुत जगह जसहर चरेऊ मिलेगा, अधिकतर जगह आपको जसहर चरेऊ ही मिलेगा। तो जसहर चरेऊ यानी चरित्र के रचनाकार कौन है? तो पुष्पदंत है। अब बताइए पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति किसने कहा? तो पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति शिव सिंह सेंगर ने कहा। अगला प्रश्न है, महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है? महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए है 60, बी 61, सी 62, डी 63। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 63। अगला प्रश्न है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण किनकी वाणियों को संध्या भाषा कहा गया है? सांकेतिक अर्थ रखने के कारण किनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? सबको पता है कि संध्या भाषा किनकी भाषा है? तो किनकी है? ऑप्शन नंबर डी, यानी सिद्धों की भाषा क्या थी? संध्या भाषा थी। अगला प्रश्न है, संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है? ऑप्शन नंबर ये है प्रबंध काव्य, बी है खंड काव्य, सी है महाकाव्य, डी है मुक्तक काव्य। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी खंड काव्य है। अब बताइए संदेश राशक के रचयिता कौन है? तो अब्दुल रहमान हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? इनमें से कौन सी रचना है जिसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? पावन चरेऊ, महापुराण, जम्बूस्वामी रसा और पाहुड़ दोहा है ना, पाहुड़ दोहा। तो पावन चरेऊ में है, महापुराण में भी कड़वक शैली का प्रयोग है, जम्बूस्वामी रासा में भी है, परंतु पाहुड़ दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दब सहाव प्यास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की है? यानी दब सहाव प्यास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है शालिभाद्र सूरी, बी है जिन धर्म सूरी,
सी है देवसेन, डी है आगसू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? देवसेन हैं। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार की रचना कब हुई? श्रावकाचार की रचना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 933 ईस्वी, बी है 932 ईस्वी, सी है 931 ईस्वी, डी है 935 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 933 ईस्वी। अब बताइए हमको, हिंदी की प्रथम रचना कौन है? तो हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार है। हिंदी की प्रथम रचना कौन है? श्रावकाचार है। और श्रावकाचार किनकी रचना है? तो देवसेन की रचना है। परीक्षा में आता है हिंदी की प्रथम कवि सरहप्पा और हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार। अगला प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए है अमीर खुसरो, बी है विद्यापति, सी है ज्योतिश्वर ठाकुर और डी है कोई नहीं। तो सबको पता है कि आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, नाथों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन नंबर ए है 9, बी है 12, सी है 14, डी है 26। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9। अब हमको बताइए 12 किन की संख्या थी? तो यहाँ से 3 प्रश्न आप याद रखिएगा संख्या वाला। नाथों की संख्या 9, अलवार भक्तों की संख्या 12 और सिद्धों की संख्या कितनी थी? तो 84 थी। ये 3 प्रश्न आप याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? ऑप्शन नंबर ए है अवहट, बी है पुरानी हिंदी, सी है देसी भाषा और डी है अपभ्रष्ट भाषा। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा है। प्रश्न आता है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। अगला प्रश्न है, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा क्या थी? आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा क्या थी? ऑप्शन नंबर ए है प्राकृत, बी है पाली, सी है डिंगल और पिंगल और डी है खड़ी बोली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आदिकाल में डिंगल और पिंगल दोनों शैली में काव्य रचनाएं हुई थी। तो आदिकाल की जो मुख्य भाषा थी वो डिंगल भी थी और पिंगल भी थी, यानी डिंगल और पिंगल। अगला प्रश्न है, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है सामाजिक चेतना, धार्मिक चेतना, यहाँ चेतना होगा है ना, आश्रयदाता की प्रशंसा और राष्ट्रीय चेतना। तो इसका सही आंसर होगा, बताइए हमको, सामाजिक चेतना। तो इसमें देखिए राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय चेतना क्या है? उपेक्षित रहा है, क्योंकि आदिकाल में राष्ट्रीयता का क्या था? अभाव था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? यानी निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है अपभ्रंश की नहीं है? पवनचरू अपभ्रंश की है, पाहुर दोहा भी अपभ्रंश की है, भविष्यत कहा भी अपभ्रंश की है। लेकिन यहाँ देखिए चित्रावली क्या है? अपभ्रंश का काव्य नहीं है। यह रचना क्या है? अपभ्रंश की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ये है अब्दुल रहमान, बी है अबुल कलाम, सी है अबुल हसन, डी है मलिक मोहम्मद। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अबुल हसन अमीर खुसरो का मूल नाम था। मूल नाम मतलब असली नाम था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? सबको पता है कि सिद्ध लोग का नाम में अंत में क्या लगा रहता था? तो पा लगा रहता था। यहाँ ऑप्शन नंबर ये सरहप्पा बिल्कुल हैं, सबरप्पा बिल्कुल हैं, लुइप्पा बिल्कुल हैं, गोपी चंद
ये नहीं है ना, ये नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, गोपीचंद। गोपीचंद सिद्ध साहित्य के कवि नहीं है। अब बताइए सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84। पहले सिद्ध कौन थे? सरहप्पा। और सिद्धों में सबसे बुद्धिमान कौन थे? तो सबसे बुद्धिमान श्रेष्ठ कौन थे? तो लुइपा थे। अगला प्रश्न है, राउल बेल किस तरह की रचना है? ऑप्शन नंबर ए है नाटक, बी गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, सी शुद्ध काव्य है, डी सूफी काव्य है। तो राउल बेल क्या है? एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य किसे कहते हैं? जिसमें गद्य पद दोनों का मिश्रण होता है, उस काव्य को चंपू काव्य कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब राउल बेल के रचनाकार कौन है? तो राउल बेल के रचनाकार रोड़ा कवि हैं। कौन से कवि हैं? रोड़ा कवि हैं। राउल बेल के रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कवि आदिकाल से संबंध नहीं रखता है? ऑप्शन नंबर है अमीर खुसरो, बिल्कुल आदिकाल के कवि हैं। हेमचंद्र, ये भी आदिकाल के कवि हैं। विद्यापति, ये भी आदिकाल के कवि हैं। गदाधर भट्ट, गदाधर भट्ट जो हैं आदिकाल के कवि नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा दोहरी का नासूर। अमीर खुसरो की इस पहेली का आशय क्या है? फिर से देखिए, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सन्यासी, बी कुआं, सी खंडहर, डी प्रेमी का हृदय। एक बार और देख लीजिए, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। थोड़ा सा बुझो पहेली है, इसको बुझना है। एक बार और पढ़िए, इश्क भरा है देख ले जगत से दूर, इश्क भरा है देख ले जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। लगाइए, दिमाग लगाइए। इश्क भरा है देख ले, क्या देख ले? भरा है देख ले जगत से दूर, यानी धरती से दूर, यानी अंदर की ओर। अंदर की बात करें, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर, तो क्या होगा सही आंसर? कुआं, है ना? क्या होगा? कुआं। सबको पता है कि अमीर खुसरो पहेली मुकरियों के लिए क्या थे? बहुत ही प्रसिद्ध थे। प्रश्न आता है कभी कभी कि इनमें से कौन सा कवि पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध है, या किनकी पहेलियां और मुकरियां बहुत ही प्रसिद्ध है? तो अमीर खुसरो की। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों के सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सरहप्पा, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, हेमचंद्र। ऑप्शन नंबर बी है हेमचंद, सरहप्पा, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान। सी है पुष्पदंत, सरहप्पा, हेमचंद, अब्दुल रहमान। डी है सरहप्पा, हेमचंद, अब्दुल रहमान, पुष्पदंत। यहाँ अवधमान है पर अब्दुल रहमान का ही वो नाम था। अब यहाँ देखिए, सबको पता है सरहप्पा पहले कवि थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी और सी तो खत्म हो गया। अब बचा ऑप्शन नंबर ए और डी, सरहप्पा, पुष्पदंत। तो सबको पता है कि पुष्पदंत अपभ्रंश के दूसरे कवि थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है परमाल रासो, बी बिसलदेव रासो, सी खुमान रासो, डी हमीर रासो। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमाल रासो। आल्हा खंड में आल्हा और ऊदल की वीरता का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिसलदेव रासो के लेखक कौन है? यानी बिसलदेव रासो के रचनाकार इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर ए है नाल सिंह, बी नरपति नाल, सी जगनिक, डी रहमान। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरपति नाल। नरपति नाल क्या है? बिसलदेव रासो के रचनाकार हैं। अब बताइए, बिसलदेव रासो काव्य तो सभी क्या थे? वीर काव्य थे। तो बताइए, रासो काव्य, बिसलदेव रासो किस प्रकार का काव्य है? तो बिसलदेव रासो एक श्रृंगारिक काव्य है। अगला प्रश्न है, खुमान रासो के लेखक कौन है? यानी खुमान रासो के रचयिता कौन है?
ऑप्शन नंबर ए है नल सिंह, बी है नरपति नाल, सी है दलपति विजय, डी है सारंगधर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी खुमान रासों के रचयिता कौन है? तो खुमान रासों के रचयिता हैं दलपति विजय। अगला प्रश्न है, दोहा कोश का संपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है हरप्रसाद शास्त्री, बी है राहुल सांकृत्यायन, सी है किशोरी लाल, डी है प्रबोध चंद बागची। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी दोहा कोश के संपादक कौन है? तो प्रबोध चंद बागची है। अगला प्रश्न है, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति के लेखक कौन है? माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है विद्यापति, बी अमीर खुसरो, सी नल सिंह, डी दलपति विजय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद्यापति। अगला प्रश्न है, आत्मबोध किनकी रचना है? आत्मबोध किनकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है जालंधर नाथ, बी मस्तयेंद्र नाथ, सी गोरखनाथ, डी उपर्युक्त सभी। तो आत्मबोध किनकी रचना है? तो सबको पता है आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी नाम से किसने किया? गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी नाम से किसने किया? याद रखिएगा कि गोरखनाथ की जितने भी रचनाएं हैं सबका संकलन गोरखबानी नाम से किया गया है। और यह किसने किया? यहाँ ऑप्शन नंबर ए है प्रबोध चंद बागची, बी है पीताम्बर दत्त बड़थवाल, सी है राहुल सांकृत्यायन, डी है सोमेश्वर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। अगला प्रश्न है, संदेश रासक में किसका चित्रण किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है विक्रमपुर की वियोगनिका, बी भयानक रस का, सी रामगढ़ की वियोगनिका, डी जयपुर की वियोगनिका। तो क्या आंसर होगा? सबको पता है कि संदेश रासक किनका रचना है? अब्दुल रहमान की रचना है और इसमें विक्रमपुर की वियोगनी का वर्णन किया गया है, जिसका पति उसे छोड़कर प्रवास की ओर चला जाता है, जो वापस लौटकर नहीं आता है, तो उसके प्रेम के विरह में वो किसी प्रवासी वहाँ जा रहा होता है, उसी से उसे संदेश पहुँचाता है। अगला प्रश्न है, विद्यापति की कौन सी रचना संपादित होकर अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है? विद्यापति की कौन सी रचना संपादित होकर अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है? ऑप्शन नंबर ए है कृतिलता, बी है कृति पताका, सी है पदावली, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है कि इनका एक रचना है कृति पताका, जो अभी तक संपादित हुई है परंतु प्रकाशित नहीं हुई है। अब हमको बताइए कृतिलता और कृति पताका की भाषा क्या है? तो अवहट है। क्या है? अवहट है। अगला प्रश्न है, और इस टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न है, यानी आज के क्लास के अंतिम प्रश्न, सहजयान के प्रवर्तक कौन थे? सहजयान के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है सबरप्पा, बी लुइपा, सी सरहप्पा, डी डोम्भिपा। तो इसका सही आंसर होगा सहजयान के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी सरहप्पा थे। पूरी टेस्ट सीरीज देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। जब मैं अगला टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा तो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। धन्यवाद।